era of one party dominance, the challenges of बिल्डिंग डेमोक्रेसी। देखिए, इस चैप्टर को जानने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि फर्स्ट इलेक्शन आपका कब हुआ था। और ये वो चैप्टर है कि जब आपका इंडिपेंडेंस आपको मिल चुका है, इंडिया को पूरी इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। और जब 1950 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो चुका है, पहला इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का मतलब ही यही है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक वो ऐसी पार्टी जिसने कम से कम 4 जनरल इलेक्शन तक पूरे कंट्री को डोमिनेट किया है एज अ पार्टी। रूल नहीं डोमिनेट किया गया कि मतलब और किसी पार्टी को आने ही नहीं दिया गया है। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप देख लीजिए कि इलेक्शन हुए कब थे। पहला इलेक्शन आपका हुआ फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1952 टू 1957, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ही विजेता हुई थी। फिर उसके बाद 1957 में दोबारा इलेक्शन है, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। फिर 1962 में भी इलेक्शन हुआ और ये चलता गया आपका 1984 तक। जब तक आपकी इंदिरा गांधी का मृत्यु नहीं हुई तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश थी इंडिया में। आइए, you now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenges of nation building that confronted the country right in the beginning. ये आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में बता रहा है और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री ऑफ इंडिया साइज। देखिए, कॉमन सेंस है। आप सोच लीजिए, अभी हम डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं हैं, अभी हम पुअर कंट्री हैं और थोड़ी इलिटरेट कंट्री हैं। यहाँ पे इतना बड़ा इलेक्शन करवाना, वो भी एक ऐसा बेसिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इवन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था तो वहाँ पे भी औरतों को और कुछ क्लासेस को वोट देने का मौका नहीं दिया गया था। पर इंडिया में ये पहली ऐसी बहुत बड़ी एक जायगांटिक एक्सरसाइज थी जहाँ पे बोला गया कि औरतें भी किया जाएगा और 18 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज। डिलिमिटेशन का मतलब कि जैसे मानिए आप कहीं पे भी वोट करने जाते हैं तो आप एक कंस्टिट्यूंसी को वोट करते हैं। अगर आप एक स्टेट असेंबली में वोट करेंगे तो आप पूरे दिल्ली के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप उसके लिए वोट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन। उसके लिए एक उसके लिए एक अथॉरिटी सेट की जाती है, यानी कि आप उसको ये भी बोल सकते हैं डिलिमिटेशन अथॉरिटी हो गई। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जाती है बाय पार्लियामेंट, जो कि एक कंस्टिट्यूंसी डिवाइड करते हैं हर जगह पे जहाँ पे इलेक्शन किए जाएंगे, जिसको बोला जाता है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड preparing the electoral rolls or the list of all citizens eligible to vote. इलेक्टोरल रोल्स वो थे जैसे कि आज के जिसमें बोला जाता है वोटर्स लिस्ट, जहाँ पे जितने भी लोग होंगे, चाहे वो 3 करोड़ हों, चाहे 4 करोड़ हों, चाहे वो 100 करोड़ हों, उन सब लोगों के नाम जो उस समय पे वोट देने वाले हैं। बोथ these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. देखिए, जब पहला इलेक्टोरल लिस्ट तैयार की गई जिसमें सबका नाम आना चाहिए था, पर वहाँ पे 40 लाख औरतों का नाम था ही नहीं, या उनको रेफ़र किया गया था या लिस्ट किया गया था वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। देखिए, इंडिया उस टाइम पे भले ही शुरुआत ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उस टाइम पे भी इज़्ज़त ये थी कि आप किसी भी औरत को वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ ही क्यों उसको एड्रेस किया जाए, क्यों उसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि आप एक सही तरीके से लिस्ट को तैयार कीजिए, अगर नेसेसरी हो तो डिलीट करिए, वरना दोबारा से भैया हमारे सामने पेश करिए। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज। मैमथ एक्सरसाइज बहुत ही बड़े लेवल का एक्सरसाइज था। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, वहाँ पे एक नेशनल इलेक्शन करवाना एक बहुत ही बड़ी बात है। नेशनल इलेक्शन करवाना बड़ी बात से ज़्यादा है कि वो इलेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। और ये बात सच है, अगर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो रियलिटी में इंडिया से बड़ा वो इलेक्शन कहीं पे भी नहीं हुआ था जो उस टाइम पे होने वाला था। एट दैट टाइम देर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखिए,
17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, जिनको 3200 यानी कि 3200 एमएलएज में से चुनना था अपना कंस्टिट्यूंसी का एमएलए। और टोटल लोकसभा के मेंबर्स कितने थे? 489 मेंबर्स। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स फॉर लिटरेट। आप खुद सोचिए, ये पूरे 17 करोड़ में से, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे सिर्फ 17 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो लिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। अच्छा, लिटरेट का एक समय पे क्या माना जाता था कि कोई भी पर्सन कैसे लिटरेट होगा? कोई भी वो एक लैंग्वेज या तो बोलना जानता हो, लिखना जानता हो और पढ़ना जानता हो। अगर ये 3 क्राइटेरिया पे वो खरा उतर रहा है तभी वो लिटरेट कहलाएगा। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शन मैं और आप तो कंडक्ट करवा नहीं सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज स्किल्ड ऑफिसर्स की ज़रूरत थी। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को उसके लिए ट्रेन किया और प्रिपेयर किया। It was not just the size of the country and the electorate that made the election unusual. The first general election was also the first big test of democracy in poor and illiterate country. देखिए, इस चीज़ को कोई आप एक ड्रॉबैक ना मानिए, इस चीज़ को एक आप प्राउड फील करिए कि एक ऐसी गरीब कंट्री और एक ऐसी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने इतने पढ़े लिखे प्रोसेस को भी बहुत सही तरीके से अपनाया और सक्सेसफुल किया। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्रीज, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्रीज थी या डेवलप्ड कंट्रीज थी, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वेयर नियरली एवरी वन वॉज लिटरेट। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन voting rights to all women. In this context, India's experiment with the universal adult franchise, यानी कि वही 18 साल से ऊपर लोगों को वोट देने का अधिकार, appeared very bold and risky. An Indian editor called it the biggest gamble in history. देखिए, सही में ये सबसे बड़ा सट्टा था, सबसे बड़ा जुआ था हिस्ट्री का, कि यार इतनी बड़ी कंट्री पे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के कम्युनिटी के लोग आके जुड़ रहे हैं, उनको नेशनल इलेक्शन में वोट करवाने का कैसा इतना पॉसिबल होगा? ऑर्गेनाइजर अ मैगज़ीन, आप सुनिएगा कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ कितना ज़्यादा हमको डिमोनाइज़ कर रही थी और डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। ऑर्गेनाइज़र एक मैगज़ीन थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा कि ही वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। कि मतलब वो ज़िंदा रहते अपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का फेलियर देखेंगे, जो उन्होंने 18 साल से ऊपर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है, वो जो प्रैक्टिस फेल होगी वो अपने सामने फेस करेंगे जब तक वो ज़िंदा है। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस क्लेम्ड दैट, अ ब्रिटिश मेंबर, ध्यान दीजिएगा, ये इंडियन सिविल सर्विस अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, जो ब्रिटिश मेंबर के थे, a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. इन्होंने बोला कि भैया आने वाला समय ऐसे लोगों को देखेगा जहाँ पे इलिटरेट पीपल वोट कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, हर कोई बेइज्जती मार रहा है। The election had to be postponed twice and finally held from October 1951, ध्यान दीजिएगा, October 1951 to February 1952. But this election is referred to as the 1952 election since most parts of the country voted in January 1952. देखिए, इलेक्शन स्टार्ट हो गया था 1951 में अक्टूबर में, पर एक होता है ना कि एक ऐसा समय या एक ऐसा मंथ आता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और मोस्ट ऑफ द पीपल वोट कर रहे होते हैं। तो वो ऐसा समय था 1952 का, जिसको बोला गया कि भैया जनवरी 1952 में ही वोटिंग स्टार्ट की गई है। इट टुक 6 months फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी completed. कैंपेनिंग, भैया पार्टीज़ अपने आप में विचार तो करेंगी, मैनिफेस्टो लोगों के सामने पेश करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कैंपेनिंग हो गई, पोलिंग हुई, वोटिंग डाली गई, अब उसके बाद गिना भी तो जाएगा। काउंटिंग टू बी completed. इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव, देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। ध्यान दीजिए, अगर एक कोई सीट है तो उसके लिए 4 कैंडिडेट तो खड़ा हो ही रहा था। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कंस्टिट्यूंसी है, मान लीजिए एक फ़रक्का कंस्टिट्यूंसी है वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ के लिए आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है, बीजेपी भी खड़ी हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खड़ी हो रही है और जनता दल यूनाइटेड भी खड़ी हो रही है। तो सीट एक थी, कैंडिडेट 4 थे। व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। देखिए, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट कितना भी किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर ले, पर एक बात तो वो मानने की थी, चाहे कोई कैसा भी कॉम्पिटिटर था,
लेकिन वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता था, जो कि इस लाइन में बड़े अच्छे से लिखी गई है। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स, यानी कि बाय द अपोजिशन। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। देखिए, ये बात कंस्टिट्यूंट असेंबली के लिए और पूरे रेवोल्यूशनरी के लिए, चाहे उसमें भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इन सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि इतने सारे लोगों को गलत प्रूफ करके भी इंडिया ने अपने आप को बहुत आगे दिखाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव confounded all those skeptics, जो कि बुरा बोलते हैं, who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. The Hindustan Times claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड। देखिए, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, या पास्ट की बात हो, इंटरनेशनली कितना भी आप क्रिटिसाइज हो जाएं, अगर इन इंटरनेशनल कंपनीज का सीईओ देखा जाए तो वो है तो एक इंडियन ही ना। देखिए, क्रिटिसिज्म अलग बात है, ब्रांड इनको साइड में रखिए, पर है तो वो एक इंडियन ही ना, ओरिजिन तो उसका इंडियन ही है। आगे बढ़ते हैं। Observers outside India were equally impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of the democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in the conditions of poverty or lack of education. देखिए, इंडिया के इस एक्सरसाइज से काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, और काफ़ी सारी जो अभी भी अंडर डेवलप्ड थी और डेवलपिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हुई और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हुई कि यार, अगर ये कंट्री कर सकती है इतनी डाइवर्सिटी के साथ, तो हम क्यों नहीं इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनी वेयर इन द वर्ल्ड। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शंस। देखिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना भी कुछ भी कहे, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 1934 से भी, या 1913 यानी कि गांधी जी के आने, या 14 गांधी जी के आने से पहले भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर उस लोकल लेवल तक पहुंच थी जहां पे किसी भी पार्टी की नहीं थी। हर एक स्टेट में, हर एक प्रिंसली स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बोलबाला था कि भैया, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ पे कुछ ना कुछ, भले ही थोड़ा ही सही, काम कर ही रही है। वो तो इनके मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एक पुश मिला जब गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे मूवमेंट, डांडी मार्च, इन सबको लाना चालू किया। इट वॉज, तो इनका जीतना तो लाजमी था ही था। और बहुत सारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि बहुत छोटे लेवल पे थी, जो कि लोकल लेवल पे ही रह गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि स्टेट लेवल पे भी है, लोकल लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, तो ऑब्वियसली हर कोई तो उसको जानेगा ही ना, और वोट तो देगा ही देगा। द कांग्रेस पार्टी, एज इट वॉज पॉपुलरली नोन, हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वही जो मैंने अभी आपको समझाया। It was the only party then to have an organization spread all over the country, and finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in the Indian politics. यंग थे, काफ़ी ज़्यादा करिस्मेटिक भी थे, फ्यूचरिस्टिक भी थे, रियलिस्टिक भी थे, वो चाहते भी थे कि कंट्री आगे डेवलप हो। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन ये भी डेवलप होंगे, आप आने वाले टाइम पे देखेंगे वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, रीज़न एकदम साफ़ है। अगर आप में से कोई भी यूपीएससी की तैयारी करेगा और इससे ज़्यादा वास्ट नॉलेज गेन करेगा, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण, उनकी सेहत अच्छी नहीं होने के कारण वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। और मुझे ये लगता है कि अगर वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते और होम मिनिस्टर नहीं होते, तो शायद इंटीग्रेशन भी इतना पॉसिबल नहीं था। वो तो वल्लभ भाई पटेल ही थे ना, जिन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट या प्रिंसली स्टेट किया था, जो कि एक बहुत ही बोल्ड मूव था। स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। द पार्टी हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड करिज्मेटिक लीडर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। He led the Congress campaign and toured through the country. When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. देखिए, सरप्राइज होने वाली बात भी थी। 489 सीट्स टोटल थी लोकसभा में, जिसमें से 364, यार मेजोरिटी से भी बहुत ज़्यादा सीटें वो लोग एक्वायर कर चुके थे, एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट came next in terms of seats,
वॉन ओनली 16 सीट्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड नहीं थी। यहाँ पे हाँ लिखा गया है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। जो इंडिपेंडेंट पार्टीज थी, इंडिपेंडेंट जो सीट्स थी उनको ज़्यादा वोट्स मिले थे। लेकिन अगर एज अ पार्टी आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो पार्टी में फर्स्ट था कांग्रेस और सेकंड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वोट शेयर पे आप करोगे, तो उसमें था कांग्रेस और सेकंड पे थी इंडिपेंडेंट पार्टीज। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट इलेक्शंस फॉर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस। अच्छा देखिए, जिस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन होते थे उसी टाइम पे स्टेट इलेक्शन भी हो रहे थे, यानी कि असेंबली इलेक्शन भी हो रहे थे जनरल इलेक्शन के साथ साथ। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पूरे कंट्री के लोग अगर कांग्रेस को वोट करें, तो स्टेट में भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जो कि आगे पढ़ेंगे। The Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all states except Travancore and Cochin, part of today's Kerala, या पूरा केरला ही मान लो, Madras and Orissa. Finally, even in these states, the Congress formed the government coalition के साथ, full majority नहीं, coalition के साथ. So the party ruled all over the country and the national and the state level. As expected, Jawaharlal Nehru became the prime minister after the first general election, जो कि कब हुआ था आपका 1952 से 1957 तक। 5 साल का तो टेन्योर होता ही है किसी भी पार्टी का। A look at the electoral map on the last page would give you the sense of dominance of the Congress during the period of 1952 और 1962। आप खुद ही देखिए यहाँ पे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 1952 में लोकसभा की टोटल सीट 489, जीती कितनी 364। यहाँ पे 1957 जब सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ, टोटल सीट्स थी 494 और जीते कितने 471। टोटल सीट्स 1962 में 494 और जीते कितने 361। तो हर जगह पे जितना भी येलो शेडेड रीजन है, ये सारा आपका क्या है, कांग्रेस के जीता हुआ। या ये है आपका रेड वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से हर आजकल का बच्चा पढ़ ही चुका होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का उस टाइम का क्या सीन था। hmm. The Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning the three-fourths of the seats. None of the opposition party could win even one-tenth of the number of seats won by the Congress in the state assembly elections. The Congress did not get majority in few cases. The most significant of these cases was in Kerala in 1957. देखिए अगले जनरल इलेक्शन में 1957 में केरला में कांग्रेस तो नहीं जीती, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, जिसको बोला गया सीपीआई बाद में। When a coalition led by the CPI formed the government, Communist Party of India. Apart from exceptions like this, the Congress controlled the national and all state governments. The extent of victory of the Congress was artificially boosted by our electoral system. देखिए आपने ये हमेशा ध्यान दिया होगा, या 11th में भी आपने पढ़ा होगा, इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगी वो पार्टी जीतेगी। ये मैटर नहीं करता है उसको कितने वोट शेयर मिले हैं, चाहे 5% मिले हों, 10% मिले हों, या 34-35% मिले हों, उसको मेजॉरिटी मिलने से मतलब है। आइए देखें, द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट। अगर किसी एरिया में 4 सीटों का इलेक्शन था, तो वहाँ पे से हर 3 सीटों में से कौन जीता, कांग्रेस जीता। बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। भाई ये कैसे? इन 1952 फॉर एग्जांपल, द कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर मान लीजिए 100% वोट डाले गए हैं, तो उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 45% का वोट दिया गया है। बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द वोट्स ऑफ द सीट्स। ध्यान दीजिए, ये 45% वो वोट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को पड़े हैं, बाकी तो इंडिपेंडेंट पार्टी को पड़ी है। तो मेजॉरिटी किसको बनेगी? मेजॉरिटी तो एक सिंगल पार्टी को बनेगी ना, जो कि थी कांग्रेस। तो डेफिनेटली कांग्रेस ही सरकार अपनी बनाएगी, वो ये कह रहा है। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, सिक्योर्ड more than 10% of the votes all over the country, but it could not even win 3% of the seats. How did this happen? In this system of election that has been adopted in our country, the party that gets more votes, ध्यान दीजिए ये लाइन ही लिखी गई है, the party that gets more votes
than others tends to get much more than its proportional share। ये फ़र्क नहीं पड़ता है उसको वोट कितने पड़े हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि मेजॉरिटी में कौन सी सरकार आ रही है, मेजॉरिटी में कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और वो डेफिनेटली कांग्रेस ही थी। That is exactly what worked in the favor of the Congress. If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress। ये बात सही थी, but the non-Congress votes were divided between different rival parties। ध्यान दीजिए यहाँ पे 45% जो वोट पड़े थे वो टोटल एंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को पड़े थे। बाकी जितने भी वोट पड़े थे भले ही उनके वोट शेयर ज़्यादा थे, पर वो एक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्टी थी। यानी कि पार्टी ए को 10%, पार्टी बी को 10%, पार्टी सी को 10%, पार्टी डी को 10%। पर कांग्रेस अगर पार्टी ई है तो पूरे के पूरे 60% सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हैं, कांग्रेस को मिले हैं। But the non-Congress votes were divided between the different rival parties and candidates, so the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, ये इस टॉपिक्स में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा के, मुझे पता है ये लास्ट टाइम है, पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो अलग से डालूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बेस समझना ज़रूरी है जो कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो communist victory in Kerala, as early as in 1957, the Congress party had the bitter taste of defeat in Kerala। In the assembly election held in March 1957, the Communist Party, assembly election यानी कि सीएम की बात कर रहा है, ये सीएम का जो इलेक्शन हुआ था, the Communist Party won the largest number of seats to the Kerala legislature। The party won 60 of the 126 seats and had the support of the 5 independents। देखिए अगर 126 में से 60 सीट जीत भी रहा है तो मेजॉरिटी तो नहीं बना पाएगा, लेकिन यानी कि अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन इसके पास 5 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट था। तो उन्होंने अपनी सरकार, सीपीआई ने अपनी सरकार उनको अपने साथ लेके अलायंस बना के अपनी सरकार स्थापित कर दी केरला में। द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नंबूदिरिपाद, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी, टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। भैया गवर्नर ने बोला EMS जी को कि भैया आइए और अपनी गवर्नमेंट को बनाइए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देखिए भले ही इंडिया अभी कितने भी कम्युनल टेंशन्स में हो या कितने भी उसमें इकोनॉमी टेंशन हो, लेकिन आप खुद सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही हुई है। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी को ले लो, चाहे वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी को ले लो, और ये तो अभी आप लोगों की शुरुआत है। अभी आगे ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट, द कांग्रेस पार्टी बिगैन अ लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। हर सरकार का यही हाल है, जहाँ पे हार जाती है तो वहाँ पे तो दंगे करने ही करने हैं। The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. The communists claimed that the agitation was led by vested interests and the religious organizations। In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356। देखिए आर्टिफिट, अगर किसी को नहीं पता है तो आर्टिकल 356 वो होता है यानी कि स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, जहाँ पे डायरेक्ट सेंटर का यानी कि कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल आ जाएगा। जो उस टाइम पे सेंटर में सरकार है उसका रोल आ जाएगा, और जो स्टेट की सरकार है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, और डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of the constitutional emergency power। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के पावर की तो ये बात ही नहीं हो रही है, ये उससे पहले के ही इमरजेंसी की बात की जा रही है, जब 1959 में ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने आर्टिकल 56 लगा दिया था केरला में। देखिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, आगे टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप प्लीज़ बोर मत होना, ये चैप्टर एक सही तरीके से लाइन बाय लाइन आपको मैं कंप्लीट करूँगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। पर जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक ये पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, और तब तक आप खुद से अपने वो राइटिंग आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के लिखना है। धन्यवाद। द जर्नलिस्ट में फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए इसको।